जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका EDU फॉर इंडिया के प्लेटफॉर्म पर। और इस वाले सेशन में हम देखेंगे मैथ के क्वेश्चंस। मैथ के वो क्वेश्चंस होंगे जो उत्तर प्रदेश पुलिस की जो परीक्षा हुई है, भर्ती हुई है, उनमें जो क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और कुछ जो संभावित क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं, तो उन सारे कॉन्सेप्ट को और जो सारे प्रीवियस ईयर के प्रश्न हैं, तो ये वाले सेशन में हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। तो इन सारे जो प्रश्नों की आपका जो प्लेलिस्ट है उसमें सब मिल जाएंगे आपके पेपर वाइज। और ये वाला जो पेपर है आपका वो 27 जून 2019 को जो हुआ था सेकेंड वाली शिफ्ट में, तो उसमें जो क्वेश्चन पूछे गए थे तो वो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे, क्वेश्चन हम कैसे यहाँ पर डिस्कस करते हैं, हम ट्रिक के बेस पे डिस्कस करेंगे, क्या ट्रिक उसमें लगेगी और क्या कॉन्सेप्ट रहेगा उसमें। तो इस तरीके से आपका जो मैथ का कंप्लीट रिविजन यहाँ पर हो जाएगा, यानी कि आपकी गणित जो है वो पुलिस भर्ती के लिए पूरी तरीके से तैयार हो जाएगी। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले यहाँ पर आज वाले में क्या प्रश्न आपसे जो पूछा गया था वो क्या है। क्वेश्चन ये था, जो पहला नंबर है कि 6 से विभाजित सबसे छोटी 4 अंकों वाली संख्या के अंकों का योग यहाँ पर, और फिर क्या रहा है कि 11 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी 5 अंकों की संख्या के अंकों का योग जो आएगा उसका गुणनफल हमें ज्ञात करना है, वो क्या होगा। अब हम यहाँ पे क्वेश्चन को तोड़ करके लिख रहे हैं। यहाँ पर दो बातें लिखी हैं। क्या लिखी हैं? सबसे पहले यहाँ पर लिखा है कि संख्या 6 से क्या हो, विभाजित हो, ठीक है। उसके बाद क्या हो कि वो सबसे छोटी हो, किस टाइप की, 4 अंकों की संख्या हो, जो सबसे छोटी हो, 4 अंक उसमें हो। तो फिर जो ये 4 अंक आएंगे, इनका योग यानी कि इनका जो जोड़ होगा वो यहाँ पे ज्ञात कर लेंगे। फिर दूसरी बात हमसे क्या कही जा रही है कि 11 से विभाजित, तो ये 11 से यहाँ पर क्या हो जाना चाहिए, वो विभाजित होनी चाहिए। और वो कैसी होनी चाहिए, सबसे छोटी होनी चाहिए, तो वो भी छोटी होनी चाहिए। और यहाँ पर क्या एक कंडीशन अलग है कि 5 अंकों वाली संख्या होनी चाहिए, तो हम यहाँ पर 5 अंकों वाली संख्या कर लेंगे। फिर इनके जो नंबर्स आएंगे, इनके जो नंबर्स, उनका हम यहाँ पर योग निकाल लेंगे। और इनका योग निकालने के बाद में हम क्या कर देंगे, उनका आपस में गुणा कर देंगे। तो गुणा करने पर जो हमें उत्तर प्राप्त हो जाएगा वही हमारा यहाँ पर इस सवाल के लिए आंसर हो जाएगा। तो हमसे इतना सवाल में कह रहा है। फिर देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। तो 6 से विभाजित हम सबसे पहले कैसे निकालेंगे, वो भी क्या कैसी हो, 4 अंकों की हो। तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है, हम लिख सकते हैं यहाँ पर 1000, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 1000 होगी। अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये 6 से विभाजित है कि नहीं है, तो हम क्या कर लेते हैं, आपको समझाने के लिए कर रहे हैं। अगर आपने रट रखा है या आपको कोई और कॉन्सेप्ट पता है तो उसे वहां पर इंप्लीमेंट कर सकते हो। हमने इसको क्या कर लिया कि 6 एकम 6 लगा दिया, बचा यहाँ पर 4, फिर हमने ये वाला 0 यहाँ पर उतार लिया। फिर क्या लगा दिया हमने, 6 छके 36 लगा दिया, 36 लगा दिया। तो फिर यहाँ पर कितना बचा, फिर यहाँ पर 4 बचा। तो फिर हमने यहाँ पर क्या कर लिया, ये वाला 0 उतार लिया। तो फिर हमने 6 छके 36 लगाया, तो यहाँ पर इसके नीचे 36, अगर यहाँ से 36 माइनस कर देंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा, यहाँ पर हमें बचेगा 4। तो अब हम इसको पूरा काटने के लिए क्या कर दें, हमारे पास शेष कितना बचता है 4। तो या तो इसमें हम 4 घटा दें और या तो हम इसमें 4 और 2, देखो 4 प्लस 2 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 6, तो 6 पूरा हो जाएगा। तो या तो हम 4 जोड़ दें, 4 घटा दें, और या तो यहाँ पर 2 जोड़ दें। अब देखो दो चीजें बन रही हैं कि अगर हम 4 घटा देंगे तो ये संख्या 4 अंकों की नहीं, ये हो जाएगी हमारी 3 अंकों की। तो 4 हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, नहीं जोड़ सकते, घटा सकते हैं, 2 जोड़ सकते हैं यहाँ पर। तो 1002 जो संख्या हो जाएगी वो 6 से पूरी तरीके से क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी, और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या भी हो जाएगी। तो इतनी बात उम्मीद है आपको यहाँ पर समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब क्या करते हैं, अगला पॉइंट यहाँ पर देखते हैं। अगले पॉइंट में हम क्या करेंगे, यहाँ पर 11 से विभाजित कौन होगी, 5 अंकों की संख्या। तो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है, 1 2 3 4 5, ये 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या होगी। और 6 से डिविजिबल थी, वो हमने क्या यहाँ पर फाइंड किया था, वो हम यहाँ पर फिर से लिख ले रहे हैं। ये आपका 1002 यहाँ पर हमें प्राप्त हुआ था, फाइंड हुआ था इस तरीके से। अब हम 11 का डिविजिबल इससे पहले वाली क्लास में हम बता चुके हैं, जो हमने पेपर सॉल्व कराया उनमें हमने बताया है, क्या बताया है कि इनका जो एकांतर जो संख्याएं होती हैं उनका आपस में क्या हो जाना चाहिए, डिफरेंस या तो 0 हो जाए या तो फिर क्या हो जाए, यहाँ पर 11 से विभाजित हो जाए। तो 1 छोड़ करके 1 कर लिया हमने, 1 छोड़ करके 1 कर लिया हमने, ठीक है। अब यहाँ पर क्या कर लेना चाहिए हमको
ये डिवाइड कैसे 11 से डिवाइड कब होगी, जब इसका अंतर 0 हो जाए। तो ये यहाँ पर 1, तो ये यहाँ पर नहीं हो रहा है, तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यहाँ पर 1 लिख सकते हैं। तो इसका अंतर और इसका अंतर जब यहाँ पर माइनस कर देंगे तो हमको कितना प्राप्त हो जाएगा, 0 प्राप्त हो जाएगा या फिर 11 प्राप्त हो जाएगा। ये होता है 11 से जो डिविजिबिलिटी का रूल होता है, वो वाली बात यहाँ पर कही जा रही है। तो यहाँ पर जो 11 से विभाजित संख्या हो जाएगी 5 अंकों की, वो हो जाएगी आपका 10010। ठीक है, तो अगर एकांतर यहाँ पर निकालोगे तो आपको क्या हो जाएगा, क्या प्राप्त हो जाएगा, ये। तो एकांतर के बाद ये जो संख्या आएंगे तो 1 बचा -1, तो कितना बचेगा, 0 बचेगा। यानी कि यही 11 से विभाजित होने का एक रूल होता है। इतनी चीज आपको क्लियर हो गई। तो ये संख्या यहाँ पर बन गई। तो हम क्या कर लेंगे, इनके संख्यों का, इनके जो अंक है, इनके अंकों का योग कितना हो जाएगा संख्या का, 2 और 1 3। तो कितना हो गया यहाँ पर, 6 वाले में 3 हो गया, और यहाँ पर 1 और 1 बराबर कितना हो गया, 2 हो गया, बाकी तो 0 है। अब ये जो योग आया, यहाँ पर आया है 3, और नीचे 11 वाले में कितना आया है, यहाँ पर आया है 2। ये यहाँ का 3 हो गया और यहाँ का 2, यानी कि 3 × 2 बराबर 6 प्राप्त हो गया। तो 6 कहाँ पर है, विकल्प सी में दिया हुआ है, छठा। तो ये आपका सही उत्तर हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो हमसे पूछा गया था कि सबसे बड़ी 5 अंकों की संख्या। तो सबसे बड़ी 5 अंकों की संख्या क्या हो जाती है, 9। सबसे बड़ा 9 होता है। तो 1 2 3 4 5 सबसे बड़ी 5 अंकों की संख्या। फिर कह रहा है यहाँ पर हमसे अगली बात कि सबसे छोटी 4 अंकों की संख्या। तो सबसे छोटी 4 अंकों की संख्या 1 2 3 4। अब इनके बीच का हमें क्या करना है, अंतर बताना है, यानी कि घटा देंगे। तो जो घटाने पर हमें प्राप्त होगा वही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। तो घटाने पर हमें यहाँ प्राप्त हो जाएगा 9 हो जाएगा, फिर यहाँ 9, फिर यहाँ 9। इस 9 से 1 घटा देंगे, 8 बचेगा, फिर ये 9 बचेगा, यानी कि 98, फिर ये 999। तो 98, फिर यहाँ पर क्या दिया गया है, ये 98 और फिर ये 999। तो विकल्प सी यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाता है। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन देखते हैं हमसे क्या पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 3 यानी कि आपकी प्रश्न संख्या जो 3 आपसे पूछा गया है, उसमें दिया हुआ है कि किसी कक्षा के बच्चों के बीच में मुफ्त नोटबुक बांटे गए हैं। मुफ्त नोटबुक समान रूप से बांटे, यानी कि सबको बराबर बराबर बांटे गए हैं। फिर प्रत्येक जो बच्चे को क्या है मिली नोटबुकों की संख्या क्या है, जो बच्चों की संख्या है उसका 1/8 है। फिर कहा जा रहा है कि यदि बच्चों की संख्या आधी होती तो प्रत्येक बच्चे को जो 16 नोटबुक मिलती हैं, तब क्या हो जाएगा, प्रत्येक बच्चे को 16 नोटबुक मिलती हैं। फिर तो अब हमसे पूछ रहा है कि कुल जो नोटबुक थी उनकी संख्या कितनी थी। ठीक है, तो हमें नोटबुक की यहाँ पर संख्या बतानी। तो जैसे जैसे क्वेश्चन कह रहा है उतना उतना हम यहाँ पर करते चले जाएंगे। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि यहाँ पर नोटबुक की संख्या हमसे पूछा जा रहा है। अब हमें बच्चों की भी संख्या नहीं दी गई, तो मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि कुल बच्चे कितने रहे होंगे। तो कुल बच्चे मान लेते हैं हम यहाँ पर कि x हैं इस समय पर। अब पहला यहाँ पर पॉइंट क्या कह रहा है कि ये देखिए, प्रत्येक बच्चों को मिली नोटबुक की संख्या बच्चों की संख्या का 1/8 थी। पहली कंडीशन में क्या है, बच्चों की संख्या x है तो उसका 1/8। यानी कि पहली बार में प्रत्येक को कितनी मिली, यहाँ पर देखो प्रत्येक को कितनी हमें मिल जाती हैं, x/8 मिल जाती हैं। ये पहली बात हो गई। अब दूसरी बात क्या कही जा रही है कि यदि, मतलब इफ, देखो यहाँ पर दिया हुआ है, यदि बच्चों की संख्या आधी होती, यानी कि कुल बच्चे हैं x, आधी मतलब x/2। तो अगर x/2 होती तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि प्रत्येक बच्चों यहाँ पर कितना नोटबुक बांटी जाती, तब यहाँ पर हर एक को यहाँ पर 16 नोटबुक बांटी जाती। ये हमसे कहा जा रहा है। तो अब हम क्या कर लें, अगर इनको आपस में गुणा कर दे कि एक बच्चे को कितनी मिली, यहाँ पर कुल बच्चे कितने हैं, अगर इफ लगा है तो यदि x का आधा बच्चे हैं यहाँ पर और कुल को सबको मिलती है यहाँ पर 16, तो आपस में गुणा कर देंगे तो हमें कितना प्राप्त हो जाएगा, 2 8 16। तो इस वाली कंडीशन में हमें 8x नोटबुक यहाँ पर बांटी गई, कुल हमें नोटबुक यहाँ पर प्राप्त हो जाएंगी। फिर यहाँ पर हमसे क्या कहा जा रहा है कि कुल बच्चे हमारे इतने हैं, तो कुल बच्चे यहाँ पर x हो जाते हैं। फिर यहाँ पर कितनी एक को मिली, तो एक को मिलती हैं x/8। इसको आपस में अगर हम गुणा कर दे तो ये हो जाता है x²/8। ठीक है, तो कुल नोटबुक की संख्या इधर भी दिया हुआ है, ये भी कुल नोटबुक की संख्या और ये भी कुल नोटबुक की संख्या। अब हम क्या कर सकते हैं, इसको अगर हम सॉल्व कर दें, मैं यहाँ पर मिस्टेक कर रहा हूँ, मैं फिर से आपको लिख करके बता रहा हूँ कि इनको सॉल्व करने के लिए हम क्या कर लें, बराबर रख लेते हैं।
बराबर रखने के लिए कि यहाँ पर जो दिया गया एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर बटे 8 बराबर में अगर हम यहाँ पर लिख देते हैं 8x, तो यहाँ पर एक, यहाँ पर स्क्वायर वाला x गायब और ये स्क्वायर वाला x गायब, तो इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो x बराबर हमें प्राप्त हो जाएगा 64। x बराबर हमें 64 प्राप्त हो गया, लेकिन कुल नोटबुक की संख्या हमने क्या निकाला था 8x, तो चाहे x की वैल्यू यहाँ पर रख दें और चाहे x की वैल्यू हम यहाँ पर रख दें, तो यहाँ पर हम रख लेते हैं 64 8, तो 64 को यहाँ पर जब हम क्या कर देंगे 8 से गुणा कर देंगे, 64 यहाँ पर 8, 64 को 8 से गुणा कर देंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 512। तो कुल नोटबुक की संख्या यहाँ पर कितनी हो जाएगी, विकल्प डी 512 यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो प्रश्न संख्या हमसे 4 पूछी गई थी। प्रश्न संख्या 4 में कहा जा रहा है कि दो व्यक्ति यहां पर हैं x और यहां पर दिया गया है, देखो आप y दिए गए x और y। यहां पर एक मंजिल की बात कही जा रही है। पहले देख लेते हैं कि x इमारत के बीच 11वें मंजिल पर क्या है, 11वें मंजिल वाली जो लिफ्ट है, लिफ्ट में 11वें मंजिल पर है कौन, x, और वह क्या करता है कि 57 मंजिल प्रति मिनट की दर से ऊपर चढ़ता है, ऊपर की तरफ जा रहा है। उसी समय, ठीक उसी समय y क्या है, उसी इमारत की क्या है 91वीं मंजिल पर है, किसमें, लिफ्ट के अंदर है। ठीक, उसी लिफ्ट में, मतलब एक लिफ्ट लगी वो यहाँ पर है, और वो क्या कर रहा है कि 63 मंजिल जो है वो प्रति मिनट नीचे की तरफ उतर रहा है। ठीक है, फिर कहा जा रहा है कि यदि वे इन गतियों से यात्रा करना जारी रखें, मतलब ऐसा ही मामला चलता रहे, तो वह कितनी या फिर किस नंबर वाली मंजिल पर क्या होगी, उनकी लिफ्ट एक दूसरे को पार होगी, यानी कि वो ऊपर से आ रहा, ये नीचे से जा रहा, तो कौन सी मंजिल होगी जहां पर वो दोनों लोग मिल जाएंगे, यानी कि दोनों को एक दूसरे को वो क्या करेंगे, क्रॉस करेंगे। तो थोड़ी देर के लिए ये समझ लेते हैं यहाँ पर कि ये कोई मंजिल है। ठीक है, यहां से लेते हैं, ये कोई हमारी यहाँ पर मंजिल हो जाती है, तो x यहाँ पर कहीं है, x क्या है, ये 11वीं मंजिल पर है, 11वीं मंजिल पर है कौन, यहाँ पर x, और ये क्या करता है कि 57, यहां मैं फिर से लिख ले रहा हूं अलग से, ये क्या करता है कि 57 हमारी जो हैं जो मंजिलें हैं, यानी कि जो माले हैं वो प्रति मिनट की दर से ऊपर की तरफ जा रहा है, ये नीचे है तो ऊपर की तरफ जाएगा। अब अगली कंडीशन कि एक यहां पर दिया गया है, कोई बंदा है y, और वो कितने नंबर वाली मंजिल पर है, वो 51वें नंबर पर है, वहां पर है इस समय, और वो क्या कर रहा है, वो 63 मंजिल प्रति मिनट की दर से नीचे की तरफ आ रहा है। अब हमसे कहा जा रहा है कि उनके बीच में क्या होगा, जो भी मंजिलें हैं, तो ये नीचे, ये ऊपर जाएगा और ये नीचे आएगा, तो ये क्या करेंगे, आपस में कहां पर क्रॉस करेंगे, एक दूसरे को। तो देखिए ये यहां पर 51 मंजिल और 11 मंजिल, तो इनके बीच में कुल कितनी मंजिल हैं, तो 51 माइनस 11 कर देते हैं, तो हमें यहां पर 40 मंजिलें प्राप्त हो जाती हैं, यानी कि बीच की दूरी कितनी है, d बराबर यहां पर 40 मंजिल हो जाती है। ठीक, इतनी बात यहाँ पर आपको क्लियर हो गई है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम डिस्टेंस और टाइम में सॉल्व करेंगे तो आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पर जो स्पीड दी गई है, x की गति कितनी है, x की गति हमें यहाँ पर जो दी गई वो हो जाती है 57 मंजिल प्रति मिनट हो। ठीक है, अगला यहाँ पर हमसे क्या कहा जा रहा है कि y की गति कितनी है, तो y की गति इसी तरीके 63 मंजिल प्रति मिनट दिया गया है, जैसे यहाँ पर बताया जा रहा है। अब हमें क्या करना है, पहले तो हमें इनकी चाल पता होनी चाहिए। तो चाल हम क्या करेंगे, जब हम क्या करते हैं कि कोई व्यक्ति यहां पर क्या कर रहा है, एक ही दूरी है, ठीक है, और एक इधर से आ रहा है और एक इधर से आ रहा है, तो दोनों की जो चाल है वो क्या होगी, इसकी चाल s1 है और इसकी चाल s2 है, तो आपस में इनकी चालें क्या हो जाती हैं, s1 और s2, यानी कि दोनों की जो चाल है वो आपस में जुड़ जाती है। तो यहाँ पर भी चाल क्या हो जाएगी, आपस में जो स्पीड है वो जुड़ जाएगी। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 120 यहाँ पर मंजिल प्रति मिनट की दर से वो क्या कर रहे होंगे, एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे होंगे, क्रॉस कर रहे होंगे। ठीक है, तो ये हमें यहाँ पर क्या प्राप्त हो गई, ये चाल या गति प्राप्त हो गई। अब हमको पता है एक चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर हम लिख सकते हैं यहाँ पर दूरी बटे समय लिख सकते हैं। तो इतनी चीज यहाँ पर आपको क्लियर हो गई। अब चाल हमें यहाँ पर कितनी दी गई है, तो चाल यहाँ पर दी गई है कि 120 मंजिल प्रति मिनट। अब हमें क्या करना है, दूरी यहाँ पर हमने कितना निकाला था, देखो 40 निकाला था, तो हमने क्या कर लिया, 40 रख लिया। अब दोनों लोग क्रॉस कर रहे हैं, अब समय कितना लगेगा हमको पता नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमको यहाँ पर कितना प्राप्त हो जाएगा, 40 एकम 40 और 40 तियां कितना हो जाएगा, 120।
तो हमें टी कितना प्राप्त हो जाएगा, ये बदल करके जाएगा, तो हम टी को लिख सकते हैं, यानी कि समय हमको प्राप्त हो गया यहाँ पर 1/3 प्राप्त हो जाता है, कुल समय हमें प्राप्त हो जाता है। ठीक है, अब हमसे दूसरी बात यहाँ पर ये कही जा रही है कि हमें फाइंड करना है कि वो कितना, ये वाला ये अगर आता है तो कहाँ क्रॉस करेगा, और ये वाला ऊपर जाता है तो कहाँ क्रॉस करेगा। देख लेते हैं कि जो हमें यहाँ पर पॉइंट दिया गया है कि x की अगर स्पीड देखें यहाँ पर, तो x कितना चलता है, देखो यहाँ पर 57 चलता है, तो ये चलेगा 57। कितना समय लेगा, तो 1/3 में लेगा, तो ये 19 आएगा, कट करके वो 19 आएगा। अब ये x जो है ऊपर की तरफ जा रहा है, यानी कि ये जब काम कर रहा है तो उसमें मंजिलें जुड़ती हुई चली जा रही हैं। तो 19 में अगर हम जोड़ देते हैं कितना, 11, तो 11 जोड़ देते हैं तो हमें यहाँ पर 30 प्राप्त हो जाता है। 30वीं मंजिल पर क्या करेंगे, ये दोनों आपस में एक दूसरे को क्रॉस करेंगे। तो ये वाला काम हमने किया है किसको, यहाँ पर x को मान करके। ठीक है, मतलब x के बेसिस पे हमने यहाँ पर निकाला है। अगर हम y के बेसिस पे निकालें तो y कितना चल रहा है कि 63 मंजिल प्रति मिनट, तो यहाँ पर लिख लेते हैं हम 63। समय कितना लेगा, तो समय लेगा ये 1/3, ये यहाँ पर 63 है वहाँ पर ना 63, तो 3 एकम 3, और ये कितना हो जाएगा 21 3 63, तो कितना निकल करके आया, देखो 21 निकल करके आया। अब ये क्या कर रहा है, y नीचे की तरफ उतर रहा है, तो इसकी मंजिलें घट रही हैं, तो कितनी यहाँ पर हैं, तो यहाँ पर अगर हम 51 का और 21 का डिफरेंस निकाल लेंगे तो घटाएंगे तो कितना 30 प्राप्त होगा। तो चाहे इधर से कर लो चाहे उधर से कर लो, 30 ही प्राप्त हो रहा है, यानी कि दोनों तरीके से ये क्वेश्चन आपका सही सेटिस्फाई हो रहा है, यानी कि विकल्प बी आपका सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न संख्या यानी 5 है, वो उसमें क्या कहा गया था कि x जो है वो क्या कर रहा है, उसके पास एक बैंक खाता है और बैंक खाते में कितना है 100 रुपया 82 पैसा इस समय शेष है, और फिर वो इतना रुपया जमा कर दे रहा है 74 रुपया 35 पैसा। फिर क्या कर रहा है कि वो 50 रुपया 17 पैसा फिर निकाल ले रहा है। निकालने के बाद में जो बैंक बैलेंस बचता है उससे 5 रुपए की क्या करता है, एक चॉकलेट ऐसी है जो 5 रुपए की मिलती है। तो जो बचे हुए पैसे उनसे कुल कितनी चॉकलेट खरीद सकता है, हमसे ये पूछा जा रहा है। तो इसको सिंपल सा क्या कर लेते हैं कि सबसे पहले उसके अकाउंट में था कितना, तो था कितना 100 रुपया 82 पैसा। ठीक है, अब वो जमा करता है, जमा करता है यानी कि इसमें क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो जमा करेंगे तो हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे कितना 74 रुपया 35 पैसा। ठीक है, तो अब उसके खाते में कितना रुपया हो गया, 5 2 7 और 8 3 11। ठीक, एक बचा, 4 1 5 और ये 7 और 1 ये 175 रुपया और 17 पैसा यहाँ पर क्या हो जाता है, ये यहाँ पर जुड़ के इतना बनता है। ठीक है, अब बंदा वो क्या कर रहा है कि कुछ पैसे निकाल ले रहा है। ठीक है, तो कितना पैसा निकाल ले रहा है वो हमें यहाँ पर कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहाँ पर निकाल रहा है 50 रुपया 17 पैसा, तो हमने यहाँ पर लिख लेते हैं 50 रुपया 17 पैसा। ये निकाल रहा है तो यानी कि कम पड़ेंगे, माइनस हो जाएंगे, तो ये 0 0 हो जाएगा। फिर ये 5 बचेगा और ये 2 बचेगा और ये 1 बचेगा, यानी कि 125 रुपया अब उसके खाते में बचा है। अब 125 रुपया उसके खाते में बचा है और चॉकलेट कितने रुपए की मिल रही है, 5 रुपए की मिल रही है एक चॉकलेट। तो 125 रुपए को हम अगर 5 से भाग कर दें तो हमें पता चल जाएगा कितनी उसने चॉकलेट खरीदी। तो 5 दूना 10 और 5 25, यानी कि 25 पंचे 125 होता है, यानी कि उसको 25 चॉकलेट उतने रुपए में खरीद सकता है। तो विकल्प सी यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाता है। अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था प्रश्न संख्या यानी कि यहाँ पर 6 जो दिया गया है, हमसे इसमें पूछा गया कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है। सबसे छोटी की बात कहा जा रहा है कि जो संख्या 12 20 और 24 द्वारा क्या हो, वो विभाजित हो यानी कि कट जाए, और प्रत्येक दशा में शेषफल जो है वो 8 बचे, चाहे जिससे हम भाग करें। ठीक है, तो सबसे छोटी से छोटी संख्या जब हमसे निकालने को कहा जाता है तो उसका मतलब होता है कि हमसे एलसीएम कहा जा रहा है, यानी कि लघुत्तम समापवर्तक निकालने के लिए कहा जा रहा है। तो जो आपका क्या होता है ट्रेडिशनल तरीका एक है, यानी कि नॉर्मल वे में आप ऐसे निकालते चले जाते हो 2 2 करके, तो ये तो आप तो जानते हो। ठीक है, हमें दूसरा तरीका बता रहे हैं कि अगर उसको बार बार उस पर आप प्रैक्टिस करोगे या अगर आपको हो सकता है पता भी हो तो इससे कम समय में आपका काम हो जाएगा। तो नंबर कितने हैं, 12 है, दूसरा संख्या क्या है 20 है, तीसरा यहाँ पर कितना है 24 है। इसका हमें क्या करना है, लासा निकालना है। तो देखो 4 4 का जो पहाड़ा है सब में आ रहा है, तो 4 4 यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 3 12, फिर यहाँ 4 फिर यहाँ 4 लिख लिया हमने। अब ये 4 पंचे 20 हो जाएगा, फिर यहाँ पर क्या हो सकता है 4 दूनी 8 और 3 24। ठीक है, अब हम क्या कर लेते हैं कि सब में कॉमन क्या क्या मिल रहा है। तो देखो सब में 4 कॉमन मिल रहा है, ये वाला आपने देख लिया, तो हमने गुणे में 4 लिख लिया। ठीक है, ये वाला पोर्शन हो गया। अब देखो 3 3 कहाँ मिल रहा है, तो 3 यहाँ पर मिल रहा है
इतनी जगह पर, तो हमने क्या कर लिया यहाँ पर 3 लिख लिया। अब क्या बच रहा है, एक बच रहा है यहाँ पर 5, तो हमने क्या कर लिया 5 लिख लिया, ठीक है, गुणा कर दिया। और फिर यहाँ पर एक बच रहा है 2, तो हमने क्या कर लिया 2 लिख लिया। तो 4 तियाँ 12 पंचे 60 दूना 120, तो इनका जो क्या हो जाता है, क्या इनका हो जाएगा, जो एलसीएम निकल करके आएगा वो 120 हो जाएगा। तो 120 तो हमें यहाँ पर फाइंड हो गया, प्राप्त हो गया। अब अगर हम किसी भी संख्या से क्या करें, 120 को भाग करें तो वो पूरा पूरा कट जाएगा, पूरा पूरा कट जाएगा, शेषफल बचेगा नहीं। लेकिन हमको यहाँ पर शेषफल बचाना है कितना, 8। तो कुछ मत करो, 120 जो एलसीएम निकल करके आया है उसमें 8 जोड़ दो, 128 हो गया। अब तुम चाहे जिस संख्या से डिवाइड करके आप चेक कर लेना, ठीक है, 12 से कर लो, चाहे 20 से कर लो, चाहे 24 से कर लो, सब में 8 शेषफल बचेगा। यानी कि वो संख्या कौन सी है, वो संख्या आपकी बी यानी कि 128 है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमसे क्या पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि इफ यहां पर क्या कहते हैं 2x + 3 ये अनुपात 5x यानी कि 5x + 4 दिया गया है, तो इसका 3 गुने का अनुपात कितना, 3:4 इसके बराबर है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, तो हमें x का वर्ग ज्ञात करना है, इसका x का स्क्वायर क्या होगा इस कंडीशन में। तो इसको नॉर्मली सा सिंपल सा हम यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख लेंगे कि 2x प्लस दिया हुआ है 3 अपॉन कर लेते हैं, ये लिख लेंगे 5x प्लस यहाँ पर हो जाता है 4, ठीक, ये कर लेंगे यहाँ पर 3/4। अब यहाँ पर क्या करा कि 3 गुना, अब इसका आपस में ही 3 गुना कर देंगे, तो इसको 3 बार गुणा करेंगे, 3 बार गुणा करेंगे तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, इस वाले पोर्शन को 3 तियाँ 9 तियाँ 27, ठीक है। अब ये 4 तियाँ 12 और ये नहीं 4 चौके 16 चौके 64 हो जाएगा, ये 64 हो जाता है। अब ये वाला पोर्शन यहाँ पर थोड़ी देर के लिए हम भूल जाते हैं, ये वाला जो बीच वाला आया इसको हमने यहाँ पर अगर सॉल्व कर लिया है तो ये वाला हट जाएगा। ये वाला हटने के बाद में हम इसका कर लेंगे यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो ये कितना हो जाएगा, इसका आपस में गुणा करेंगे तो ये 128 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 64 तियाँ आपका 92, और फिर 27 बच्चे आपका हो जाएगा 135x, और प्लस आपका 27 चौके ये आपका हो जाएगा 108। तो इस तरीके से हमें x की वैल्यूज को जब सॉल्व करेंगे हमें प्राप्त हो जाएगी कितनी, 12। लेकिन हमसे क्या पूछा जा रहा है कि यहाँ जो x दिया गया है उसका वर्ग ज्ञात करना है, यानी कि हम 12 का वर्ग कर देते हैं तो वो 144 हो जाता है। तो विकल्प सी यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा, 144 इसका वर्ग। देखो क्वेश्चन में सिर्फ लैंग्वेज है, थोड़ी सी कैलकुलेशन है, और इसके अलावा कुछ नहीं है। क्वेश्चन को अगर आप ढंग से पढ़ लो तो हो सकता है कम से कम पेन चला करके आप क्वेश्चन को आसानी से कर पाओगे। अगला क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 8। उसमें कहा जा रहा है कि एक परीक्षा में एक छात्र ने क्या किया, 85% अंक प्राप्त किया है, ठीक है। 4 विषयों में उसने क्रमशः इतने 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 अंक प्राप्त किए। अब हमसे ये पूछा जा रहा है कि 5वें विषय में उसने कितने अंक अर्जित किए। तो नंबर जो इनके दिए गए 79, 81, 88, 94, ये देख के लग रहा है कि कहीं पूर्णांक जो होगा वो 100 का रहा होगा। तो जब पूर्णांक यहाँ पर 100 का रहा होगा और कुल विषय हैं 5, तो कितना नंबर 500 प्राप्त करना चाहिए था उस बंदे को, है ना। लेकिन हमसे ये भी एक बात कही जा रही है कि उस लड़के ने क्या किया है, उसने 85% अंक हासिल किए हैं। तो 500 का 85% हम निकाल लेते हैं, ठीक है, निकालने की कोशिश करते हैं। ये 2 0 हैं तो ये 2 0 कैंसिल आउट हो गए। अब यहाँ पर 5 गुणे 85 बचता है, तो इसको जब हम क्या कर देंगे, आपस में गुणा कर देंगे। तो 5 गुणे 85 कितना हो जाएगा, 5 25, 2 बचा, 5 8 40, 41 42, आपका 425 प्राप्त हो गया। ये कितना 425 अंक उसको प्राप्त होने चाहिए, लेकिन उसने प्राप्त कितना किया है वो हम यहाँ पर इनको जोड़ लेते हैं। 79 प्लस 81 प्लस 88 प्लस 94 यानी कि 94। तो जब हम इनको जोड़ेंगे तो इस तरीके से तो हमें प्राप्त हो जाएगा 342, 342 यहाँ पर हमें प्राप्त हो जाएगा। अब देखिए इसका अब हम क्या करेंगे, हमें मिलने इतने चाहिए थे, मिले इतने, तो कितने कम हैं, तो जितने कम है वही 5वें विषय में हमको नंबर मिले हैं। तो 425 और 342 का अंतर जब हम निकालते हैं तो हमें कितना प्राप्त होता है, ये प्राप्त हो जाता है हमें ये 3 और यहाँ पर 8 यानी कि 83 प्राप्त हो जाता है। तो 83 यहाँ पर फाइंड होगा, यानी कि 5वें सब्जेक्ट में बंदे को इतना नंबर लाया होगा, ठीक है, अर्जित किया होगा। तो यहाँ पर 83 कहाँ पर है, विकल्प ए आपका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमसे क्या पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर जो 9 है उसमें ये पूछा गया कि कुछ वस्तुओं को उनके लागत मूल्य से 25% ऊपर अंकित किया गया था। पहली बात, फिर इस तरह से
क्या किया गया, वस्तुओं में से एक को अंकित मूल्य के 20% लाभ पर बेचा और लेकर बेच दिया गया। फिर क्या किया, दूसरे को क्या किया गया, वस्तु को अंकित मूल्य के 10% हानि पर बेच दिया गया। अब हमसे पूछा जा रहा है कि कुल जो हमें प्राप्त हुआ, क्या लाभ, जो प्रतिशत लाभ प्राप्त हुआ वो हमें ज्ञात करना है। चलिए कर लेते हैं, देख लेते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले जो यहाँ पर लिखा गया है कि कुछ वस्तु रही होगी, मान लेते हैं कि वो वस्तु 100 रुपए की रही होगी। फिर हमसे कहा गया है कि 25% ऊपर अंकित किया गया, मान लेते हैं इसका 25%, तो 100 का 25% कितना होगा, 25 रुपए हो जाएगा। तो 25 इसमें जोड़ देंगे तो कितना, 125 हो गया। ठीक है, अब ये कहा गया 125 ये हो गई। ठीक इसी तरीके से इन्होंने कहा कि दो वस्तुओं को, तो इस तरीके से एक कोई और वस्तु रही होगी तो उसका भी क्या किया गया हो, 25% उसमें बढ़ाया गया होगा, तो वो भी अपने आप में 125% हो गई होगी। ऐसा हम यहाँ पर मान के चलते हैं। ठीक है, फिर कहा जा रहा है कि एक को अंकित मूल्य के 20% लाभ पर दिया जाता है। अब हम यहाँ पर क्या कर लेंगे, 20% यहाँ पर जोड़ देंगे, लाभ ले रहे हैं तो वो बढ़ जाएगा, तो इसका 20% कितना हो जाएगा, तो ये 10% यहाँ पर आपका हो जाता है 12.5 यहाँ पर, और इसका हो जाएगा आपका 25 हो जाएगा। 12.5 और 12.5 जोड़ देंगे, हमें यहाँ पर 25 हो जाएगा। तो जब यहाँ पर 125 में 25 जोड़ देते हैं तो हमें प्राप्त हो जाएगा 150 रुपया। ठीक है, ये वाली बात यहाँ हो गई। लेकिन अब यहाँ पर दूसरे वाले पर हमें क्या कर रहे हैं, यहाँ पर 10% की हानि कर रहे हैं, यानी कि हम यहाँ पर 10% क्या कर देंगे, कम कर देंगे, नीचे की तरफ चलेंगे, घटा देंगे। तो इसका 10% कितना हो गया, इसका 10 यानी कि पीछे से एक जीरो की जगह पॉइंट लगा दो, तो ये कितना हो जाता है 12.5 यानी कि 12.5 रुपया। 12.5 रुपया हम यहाँ से घटा देंगे तो हमको कितना प्राप्त हो जाएगा, 112 रुपया 5 पैसा हमें यहाँ प्राप्त हो जाएगा। अब हमसे पूछा जा रहा है कि कुल लाभ कितना हुआ है, हमें ये बताना है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर कितने की दोनों वस्तुओं को बेच दिया है, तो ये दोनों वस्तुओं को हमने बेचा है यहाँ पर, जो आप देख पा रहे हो, ये यहाँ पर 5 हो जाता है और यहाँ पर ये 2 हो जाएगा, ये 5 1 6 हो जाएगा और 1 1 2 हो जाएगा, 262 रुपया 5 पैसा। अब फिर यहाँ पर हमने लागत कितनी लगाई थी, लागत हमने 102 माना था हमने 100 रुपए की थी, और दूसरी वाली हमने मान लिया 100 रुपए की थी। ये कितना हमने लगाया था, 200 रुपए। तो 200 रुपए लगा करके हमने 262 कमाया, यानी कि हमको मुनाफा कितने का मिला, मुनाफा हमें मिला 62.5 रुपए का मिला। ठीक है, तो 62.5 रुपया जो हमने मुनाफा पाया है वो कितने पर पाया है, 62.5 रुपए का जो मुनाफा मिला है, यानी कि 62.5 रुपए जो मिला, ये मिला हमें 200 रुपए पर। और इसका हम क्या कर देते हैं, प्रतिशत लाभ निकाल लेंगे कि इसका कितना प्रतिशत है, तो ये कितना हो जाएगा, नीचे 2 बचेगा, तो ये हमारा हो जाएगा। फिर ये 0 घटा देंगे। तो इस तरीके से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा जो सही उत्तर बनेगा वो हो जाएगा 31 रुपया, मतलब 31.25% यहाँ पर हमको यहाँ पर लाभ मिल रहा है। तो आप कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे, बस कैलकुलेशन तो आप आसानी से कर लेंगे। ये विकल्प डी यानी कि 31.25 आपका सही उत्तर बन रहा है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमसे ये पूछा गया कि 30% और 10% की दो अनुक्रमित छूटें, अनुक्रमित मतलब क्या हो जाता है, सक्सेसिव डिस्काउंट्स, देख रहे होगे आप यहाँ पर इतनी छूटें दी गई। ठीक है, फिर कहा गया कि एक वस्तु क्या गई, फिर वही वस्तु जो बची थी वो 945 रुपए में बेची गई। तो वस्तु की लागत मूल्य बताना है, यानी कि उसका जो कॉस्ट प्राइस था, सीपी था, वो हमें बताना है। तो नॉर्मल सा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है। मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि कोई संख्या यहाँ पर मान लेते हैं उसका 100 अपने आप में 100% होती, तो वो 100 रही होगी। ठीक है, फिर हमसे कहा गया कि वो 30% पहले छूट दे दी गई, तो हम क्या कर लेते हैं, इसका 30% कितना होगा, 30 होगा, तो इसमें से 30 माइनस कर देंगे 100 से, तो कितना, ये 70 रुपए की चीज बचेगी। अब कह रहा कि जो बचा उस पर क्या कर दिया, फिर यहाँ पर 10% का डिस्काउंट दे दिया, तो हम यहाँ पर क्या कर लेंगे, 10% यहाँ पर और कम कर देंगे, तो इसका 10% कितना हो जाता है, ये 7 हो जाएगा। तो यहाँ से हमने 7 माइनस कर दिया, तो 7 माइनस करने के बाद में ये चीज़ अपने आप में कितने की बची, ये 63 की बची अपने आप में, कि 63%, तो 63% बराबर 63% इक्वल्स टू 945 यानी कि 945। तो 1% बराबर क्या कर सकते हैं, यहाँ पर 945 बटा 63 कर सकते हैं। ठीक है, 9 7 63 हो जाएगा, 7 बार जाएगा, 9 दहम 90 और 9 पचे 45। फिर यहाँ पर क्या करेंगे, 7 है बचा, तो 7 कम 7, फिर बचा यहाँ पर 3 बचा, और 7 पचे 35, यहाँ पर 15 बचता है। तो 1% की वैल्यू जो हमें प्राप्त हुई है वो कितना है, 1% बराबर दिया गया यहाँ पर 1500।
15 रुपये प्राप्त हो गया। अब इसको हम 100 से गुणा कर देंगे, यानी कि जो 15 प्राप्त हुआ था तो हम 100% निकालना है तो इसको 100 से गुणा कर देंगे तो कितना 1500 हो जाएगा, यानी कि 1500। तो विकल्प बी यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर हमसे पूछा गया था कि 10% ब्याज पर क्या है 2 वर्ष की अवधि के लिए एक निश्चित मूलधन पर साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज क्या है, इनका अंतर निकालते हैं तो 1 आता है, यानी कि साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज से 1 कम है, ऐसा कहा जा रहा है। तो हमें मूलधन ज्ञात करना है, यानी कि यहाँ पर जो मेन कितना धन था। ठीक है, तो हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं यहाँ पर कि हमारे पास में 100 रुपये रहे होंगे। ठीक है, तो 100 रुपये का यहाँ पर हम क्या करते हैं 10% निकालते हैं, तो जाहिर सी बात है यार यहाँ से 2 0 तो ये कैंसिल हो जाएगा, 10 बचेगा। तो 10 का यहाँ पर 10% हमें प्राप्त हो जाएगा, कितना 10 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जब हम एसआई निकालेंगे यानी कि साधारण ब्याज निकालेंगे तो कितने साल का 2 साल का, तो 10 दूना 20 कर देंगे, 1 साल का 10 दूसरे साल का भी 10, तो यहाँ पर कितना हो गया 20 हो गया। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं सीआई निकालते हैं, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट, जिससे आप क्या कहते हो चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, तो पहले साल में उसको बंदे को कितना मिलेगा, ये मान लेते पहला साल, तो पहले साल में उसको 10 रुपये मिलेंगे। ठीक है, ब्याज के। दूसरे साल में भी उसको बंदे को क्या मिलेगा 10 रुपये मिलेंगे। ठीक है, लेकिन दूसरे साल में क्या होगा इस ब्याज पर भी ब्याज मिलेगा, तो कितना ब्याज है 10, तो 10 का 10% कितना होता है, तो ये 2 0 कट जाए, 1 कम 1, तो कितना मिलेगा 1। अब यहाँ पर पूछा जा रहा है जब कितना आया, देखो यहाँ पर हमने जो माना था वही यहाँ पर उत्तर आ रहा है, 1 कम है, ये कितना है 20 और ये 10 10 20 और 1 21, कितना अंतर आ रहा है 1 रुपये का अंतर ही तो आ रहा है, यानी कि हमारा कितना रहा होगा मूलधन कितना रहा होगा, हमने जो माना था 100 रुपये वही हमारा मूलधन है, यानी कि विकल्प ए यहाँ पर आपका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर जो 12 आपसे पूछा गया था कि 10% वार्षिक ब्याज दर से क्या है 3 वर्ष के लिए 2000 के रुपए जो है उस पर मूलधन जो है चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का हमें अंतर बताना है। तो कोई फॉर्मूला इसमें नहीं लगाएंगे, कोशिश करेंगे कि ऐसे ही सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो दिया गया है क्या 2000 रुपये, तो 2000 का पहले हम क्या कर लेते हैं निकाल लेते हैं 10%। ये हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं, ये आपको निकालने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा आप कैलकुलेट करके निकाल सकते हो। तो ये 1 0 यहाँ पर 1 0 यहाँ पर फिर 1 0 1 0, तो यहाँ पर कितना बचा 200 ही तो बचता है, यानी कि क्या करते हैं इसका 10% बचेगा हमारे पास में 200। ठीक है, अब हमारे पास 200 बचेगा तो साधारण ब्याज हमको कितने साल का निकालना है 3 साल का निकालना है। तो जब ये हमें साधारण ब्याज 3 साल का निकालेंगे तो 200 को कर देंगे हम 3 से गुणा 3 वर्ष के लिए, तो कितना हो जाएगा ये 200 3 600 रुपये हो जाएगा, ये हमारा साधारण ब्याज हो जाता है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं निकालते हैं हम यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज कह सकते हैं या फिर कह सकते हैं यहाँ पर सीआई यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट। तो पहले साल में हमने क्या किया हमको मिला होगा 200 रुपये, दूसरे साल में भी हमको मिला होगा यहाँ पर 200 रुपये, 200 रुपये और फिर ब्याज पर ब्याज, फिर तीसरे साल में हमको देखो 200 रुपये तो मिलेगा ही है ना, इतना तो हमको फाइंड हो गया, लेकिन अब हमें ब्याज पर ब्याज मिलता है। तो इसका जो है 200 का कितना 10% मिला होगा, तो 200 का 10% कितना हो जाता है 20 हो जाता है, चाहे आप कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, तो 20 हो गया। अगली बार हमें कितना मिला ये 400 रुपये हो गया ना अपना तीसरे साल में, तो 400, तो 400 का यहाँ पर 400 लिखा है, 400 का 10% कितना 40 रुपये हो जाएगा, तो हमने 40 लिख लिया। लेकिन देखो ये ब्याज बचा जो ब्याज पर ब्याज मिलता है, तो इसका कितना हो जाएगा इस 20 का 10% हम निकालेंगे तो वो 2 हो जाएगा। तो हमारा अंतर कितना है यहाँ पर, अंतर आप देख पा रहे होगे कि 600 रुपये यहाँ पर ये, तो 2 2 4 2 6 600 रुपये ये हो जाता है हमारा जो ये, तो ये अमाउंट है यही इसका अंतर है। तो कितना 40 50 40 20 60 और 2 कितना 62 रुपया, यानी कि 62 रुपीज़ यहाँ पर क्या हो जाता है उसका डिफरेंस हो जाता है सीआई और एसआई का। 62 कहाँ पर है विकल्प बी हमारा सही उत्तर हो जाता है। हमको देखो यहाँ पर बताने में आपको समझाने में इतना टाइम लगा, अगर आपको प्रैक्टिस है आप कर लेते हो तो आपको यहाँ पर मुश्किल से 20 मिनट काफ़ी है, 20 से 25 सेकंड काफ़ी हैं, माफ़ी चाहूँगा सेकंड्स की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि यहाँ पर 3 साझेदार हैं एक्स वाई और जेड, लाभ को साझा किया है किस तरीके से, यदि कुल लाभ यहाँ पर बता दिया गया है कि 3000 रुपये था, तो कंडीशन क्या दी गई कि एक्स का हिस्सा हमें बताया गया है कि जेड की तुलना में 400 रुपये कम था, उसी तरीके से वाई का हिस्सा जेड की तुलना में 200
रुपये कम था। अब हमें एक्स वाई जेड का है जो साझा लाभ का अनुपात हमें बताना है। पहले देखो रेशियो दे दिया जाता था, लेकिन अब नहीं दिया। अब हमको इस प्रश्न को क्या करना है, उल्टा सॉल्व करना है। देखो हमें यहाँ पर अब हम कैसे करेंगे, मान लेते हैं यहाँ पर एक्स, दूसरा बंदा होगा कोई वाई, तीसरा बंदा यहाँ पर बताया गया है कि जेड है, और सबको यहाँ पर जो लाभ होता है वही उसका अनुपात, तो जो उसका अनुपात होता है उसी अनुपात के उसमें क्या मिलता है, लाभ मिलता है। ये इसका जो पार्टनरशिप का यानी हिस्सेदारी का एक कॉन्सेप्ट होता है। देखो हमें x के बारे में बताया गया कि x z की तुलना में, y क्या किया गया, z की तुलना में, लेकिन z के बारे में हमें कहीं बताया ही नहीं गया, उसकी कोई बात ही नहीं की गई है। तो हम यहाँ पर z को थोड़ी देर के लिए x मान लेते हैं, ठीक है। अब पहली कंडीशन में कहा गया है कि x का हिस्सा z की तुलना में 400 कम है, तो यहाँ पर x हो गया, उससे कितना कम है, 400 कम है, तो x माइनस 400। अब फिर कहा गया है कि y का हिस्सा z की तुलना में 200 रुपये कम है, तो हमने x मान लेते हैं, x से कितना हो गया, 200 रुपये कम हो गया, ये चीज़ हमें प्राप्त होगी। लेकिन अब ये लाभ है, यहाँ पर ये कितना है, ये लाभ की ही तो बात कही जा रही है। और हमें लाभ टोटल कितना दिया गया, टोटल हमको दिया गया है यहाँ पर 3000, यानी कि इसको अगर हम जोड़ेंगे तो हमें कितना प्राप्त हो जाएगा, 3x प्राप्त हो जाएगा, माइनस के कितने 4 2 6, 600 रुपये प्राप्त हो जाएंगे। ये किसके बराबर है, ये बराबर है हमारा 3000 के, ठीक है। तो अब हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 3x इधर बचेगा और उधर जाएगा, तो जुड़ करके कितना हो जाएगा, ये 600 इधर जाएगा, माइनस का है उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो ये इधर तो कितना बचेगा, ये हमारा हो जाएगा 3600 रुपये। अब यहाँ पे 3x है, तो अब हम क्या करेंगे, इनको डिवाइड कर देंगे, तो 3 बार जाएगा तो कितना, ये 1200 बन जाएगा, यानी कि x की वैल्यू हमें कितनी प्राप्त हो जाती है, 1200 प्राप्त हो जाती है, ठीक है। अब हमें x की वैल्यू जब 1200 प्राप्त होगी तो हमको यहाँ पर रख सकते हैं। 1200 में से अगर हम यहाँ पर क्या कर देते हैं, 400 घटा दें, ऐसे तो बात हुई x वाले में, तो हमको कितना प्राप्त हो जाएगा, 8 4 12, तो ये हमको मिल गया यहाँ पर 8, ठीक है, 800। फिर यहाँ पर हम क्या कर ले रहे हैं, 200 घटा देना है, तो अगर हम 1200 से 200 घटा देते हैं तो हमें कितना प्राप्त हो जाता है, यहाँ पर 200 घटाने पर ये हमें प्राप्त हो जाएगा 1000 रुपया। फिर हमें यहाँ पर ये तो अपने आप में कितना 1200 है ही, तो 1200 ही रहने देते हैं। अब हमें इनका अनुपात ज्ञात करना है। अनुपात ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, इनको एक तो 8 दिया गया, 8 1000 और ये 1200, तो पीछे के 2 0 गायब करते हैं, पीछे के 2 0 हमने गायब कर दिया। कितना बचा, x y और z कितना बचता है, x बचता है यहाँ पर 8, y बचता आप देख पा रहे होगे 10 और z बचता है यहाँ पर 12। एक बार इनको 2 से करते हैं, यानी कि एक बार ये और कट जाएगा, तो एक बार और कटने के बाद में कितना हो जाएगा, 2, इसका आधा 4 हो जाएगा, इसका आधा 5 हो जाएगा, इसका आधा 6 हो जाएगा, तो 4 5 6 के अनुपात में इन्होंने कितना लाभ कमाया, तो 4 5 6, देखो 4 अनुपात 5 अनुपात 6 के अनुपात में इन्होंने लाभ कमाया है। ये क्वेश्चन नंबर 13 हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 आपका 14 क्या दिया, यानी क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, एक फैमिली के बारे में बात कही जा रही है। डेटा दिया गया है कि एक परिवार में माता पिता और 3 बच्चे हैं, ठीक है। यदि माता पिता की औसत आयु कितनी दी गई है, 36 वर्ष, और बच्चों की औसत आयु 10 वर्ष दी गई है, ठीक है। तो परिवार की औसत आयु कितना वर्षों में हमें ज्ञात करना है, ईयर्स में, तो ये जितने यहाँ पे नंबर दिए गए ये हमारे क्या है, साल हैं, वर्ष हैं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले लिखते हैं एक परिवार में क्या है, माता पिता हैं, तो यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, एक तो मदर होंगे, दूसरे क्या हो जाएंगे, फादर हो जाएंगे, तो ये कितने लोग हो गए, ये हो जाते हैं यहाँ पर 2 लोग, ठीक है। फिर क्या कहा जा रहा है कि यदि माता पिता की औसत आयु 36 वर्ष दी गई है, तो ये इनकी औसत आयु 36 दी गई, तो कुल निकालने के लिए क्या कर देंगे, कुल निकालने के लिए हम यहाँ पर क्या कर देंगे, 2 से गुणा कर देंगे, तो 36 दूना कितना 72 हो जाए, क्योंकि यहाँ पर कितने लोग हैं, यहाँ पर 2 लोग हैं, ठीक है। 3 बच्चे हैं, एक बात यहाँ पर कही जा रही है, तो 3 बच्चे मान लेते हैं, 3 चाइल्ड हो गए, ठीक है। अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि बच्चों की औसत आयु कितनी है, 10 वर्ष है, तो 10 वर्ष है, बच्चे कितने हैं, 3 हैं, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 10 3 30 हो जाएगा। अब हमसे ये कहा जा रहा है कि कुल औसत आयु निकालो, तो कुल इनको हम क्या करते हैं, 72 को और 30 को जोड़ देते हैं, तो हमें कितना प्राप्त हो जाएगा, जोड़ने पर ये प्राप्त हो जाएगा 2 और ये 7 3 10, कुल यहाँ पर जो हमें आयु प्राप्त हो गई वो 102 प्राप्त होगी। लेकिन बंदे कितने यहाँ पर हैं, 2 यहाँ पर हैं और 3 लोग यहाँ पर हैं, तो 2 3 5। अब इसको हम क्या कर देते हैं, 5 से जब हम क्या कर देंगे, भाग कर देंगे, तो ये 20 5 100 और 2 रुपये को यहाँ पर क्या करेंगे, 5 के डिवाइड करेंगे तो समझ लो ये 4 हो जाएगा, यानी कि
20.4। 20.4 आपका कहाँ है, विकल्प बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। बस यही कॉन्सेप्ट था इसमें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 15 नंबर क्वेश्चन क्या है। इसमें यह बताया गया है कि 18 वस्तुएं 15 की औसत कीमत पर बेची गई हैं। ठीक है, ये औसत कीमत, ये वाला पॉइंट याद रखना, औसत कीमत पर बेची गई हैं। ठीक है, फिर 12 वस्तुओं की लागत कीमत क्या है, प्रति वस्तु 16 थी, 12 वस्तुएं, और फिर बचती हैं 12, 6 18, तो 6 वस्तुओं की में से क्या करें कि प्रत्येक का लागत मूल्य ज्ञात करें, कितना रखें कि यदि इस लेन देन में हमें कोई ना लाभ हुआ हो ना ही हानि हुई हो, यानी कि जमा जमा पर हमारा जो है मामला छूट जाए, मुक्ति पा जाए। ठीक है, तो मान लेते हैं कि एवरेज दिया गया है, तो एवरेज दिया गया है तो हम क्या कर दें, अगर आपस में इनका हम क्या कर लें, गुणा कर दें। 18 वस्तुओं को 15 रुपये से गुणा कर देते हैं, तो हमें कितना प्राप्त हो जाता है यहाँ पर, 15 8 120। ठीक है, और फिर ये 15 कम 15 और बाकी का कैरी जोड़ देंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा ये आपका 27, तो ये 270 रुपये प्राप्त हो जाता है। ठीक है, अब वस्तुएं तो 18 थीं, लेकिन इसमें क्या किया गया, 12 को कितने पर बेचा गया, 16 पर, तो 16 दूना 32। ठीक है, अब फिर कितना बचेगा यहाँ पर, 16 एकम 16 और 16 3, यहाँ पर कितना हो जाता है 19, तो 192 हो जाएगा। अब इसका डिफरेंस कितना बचता है, इसका जब अंतर हम निकालेंगे, 270 को घटा देते हैं यहाँ पर 192 यानी कि 192 से, तो हमको प्राप्त हो जाएगा 78। अब यानी कि ये 78 रुपया हो गया। अब इसमें क्या करना है, हमारे पास कितनी 6 शेष वस्तुएं बची, हमको ना लाभ लेना है ना हानि, तो इनको 6 से डिवाइड कर देते हैं, तो कितना प्राप्त हो जाएगा, 6 एकम 6 एक बार जाएगा और 6 3 18, ये कितना जो बची जो 6 वस्तुएं हैं उनको लगभग हम कितना बेचेंगे, प्रत्येक को 13 रुपये में बेचेंगे, तब हमारा मामला क्या होगा, बराबर बराबर पर छूटेगा, ना हमें तब लाभ होगी ना हमें हानि होगी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न संख्या यानी कि 16 जो था वो हमसे पूछा गया था कि ए एक काम को 8 दिन में कर सकता है, जबकि बी उसी काम को 12 दिन में कर सकता है। फिर यहाँ पर एक ट्विस्ट दिया है, वो यह है कि सी वह काम कितने दिनों में पूरा कर सकता है यदि वह तीनों मिलकर यह काम 3 दिनों में पूरा कर दें। पिछले वाले कॉन्सेप्ट की तरह यह भी क्वेश्चन सॉल्व होगा, किस तरीके से होगा वो भी मैं बता दे रहा हूँ आपको। यहाँ पर लिखा है ए, बी और सी 3 व्यक्ति दिए गए हैं, ये कितने दिन में, 8 दिन में काम खत्म कर सकता है, और बी यहाँ पर हमें 12 दिनों में काम कंप्लीट कर सकता है। सी के बारे में हमें पता नहीं है, तो मान लेते हैं ये कितना x दिनों में काम कंप्लीट कर रहा होगा, छोड़ देते हैं थोड़ी देर के लिए, तो हम सिर्फ इन्हीं को कंसीडर करते हैं। इनका एलसीएम निकालते हैं तो कुल कितना हो जाएगा, इनका एलसीएम निकलेगा 24। ठीक है, अब इनकी इफिशियंसी कितना हो जाएगी, ये कितना आपस में मल्टीप्लाई होकर के बनेंगे, देखो 8 3 24, ठीक है, और 12 दूना 24, ये हो गया। अब कुल काम कितना है, कुल काम यहाँ पर दिया गया है 24, यहाँ पर कुल काम को यानी कि 24 को हम यहाँ पर किससे 3 2 5, ये इफिशियंसी हमारी हो जाती है 5, और इसकी इफिशियंसी सी की भी कुछ इफिशियंसी रही होगी यानी कि क्षमता, तो वो मान लेते हैं यहाँ पर x रही होगी। तो इसको क्या करेंगे, जब इसे भाग करेंगे यानी कि इससे काम करवाएंगे तो काम खत्म हो जाएगा हमारा 3 दिन में। अब इसको हम जब सॉल्व करेंगे, इसको निकालेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पर 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आपका हो जाता है यहाँ पर 24 बराबर 5 3 15 और ये 3x हो जाएगा। अब ये यहाँ पर कितना आएगा, जोड़ घटा करके हमें जो प्राप्त हो जाएगा वो प्राप्त हो जाएगा c बराबर, यानी कि हमें यहाँ पर x बराबर प्राप्त हो जाएगा 3 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, x बराबर 3 प्राप्त होगा, तो यहाँ पर अगर 3 है तो यहाँ पर कितना कर दें तो 24 हो जाए, तो यहाँ पर 8 कर सकते हैं, तो तीनों 8 24 हो जाएगा, यानी कि ये यहाँ पर 8 दिन में काम खत्म कर रहा होगा, तो विकल्प आपका ए वाला सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला 17 नंबर जो क्वेश्चन था वो हमसे पूछा गया था कि यात्रा पर एक आदमी क्या गया, पहले 120 किलोमीटर चला, कितनी देर कैसी स्पीड थी, 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चला, और इसके अगले 120 किलोमीटर चला, कितना 80 किलोमीटर की गति से यात्रा करता है। तो यात्रा में क्या हुआ कि जो औसत गति, जो कुल गति चली गई है तो कितनी रही, एवरेज स्पीड हमको बताना है। तो औसत गति को हम औसत गति जो है वो प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं कि सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि औसत गति क्या होती है। आप जानते हो कि कुल दूरी कितनी चले हैं वो यहाँ पर लिख लेंगे, कुल दूरी, और फिर उसके बाद हम क्या कर लेंगे कि हमें कुल कितना समय लगा है, वही हमारा औसत गति हो जाती है। यहाँ पर देखो डिस्टेंस हमको नहीं पता है, लेकिन यहाँ पर हमसे कहा गया है, देखो पहले 120
और दूसरी 120। तो इनको जब हम जोड़ लेते हैं तो हमें दूरी प्राप्त हो जाती है कुल कितनी, 240 दूरी प्राप्त हो जाती है, कितना, किलोमीटर में। ये हमारा हो गया। अब हमें टाइम कितना लगेगा, तो टाइम देखो कितना चलेगा, पहली ये चलेंगे 120 कितनी देर में, 60 में। फिर यहाँ पर क्या चलेंगे, 120 ही चलेंगे कितनी देर में, ये 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलेंगे। अब यहाँ पर कितना, 60 एकम सा 60 दूना 120। अब यहाँ पर 40 दूना 80 और 40 तियां कितना हो जाएगा आपका 120। अब हम क्या कर लेंगे, 2 और 3/2 को जोड़ेंगे तो हमें कितना प्राप्त हो जाएगा, 7/2 प्राप्त हो जाएगा। इतना हमें फाइंड हो गया। अब कुल दूरी कितनी थी, कुल दूरी थी 240। 240 को अगर हम 7/2 से गुणा करेंगे तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कि 240 गुणा 7/2, तो पलट करके क्या हो जाएगा, 2/7 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करके निकालेंगे तो ये आपका बनेगा फिर 480 बनेगा, यानी कि 240 को 2 से गुणा कर दिया, 480/7। फिर इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 68.57 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 68.57 कहाँ दिए गए, विकल्प बी जो होगा हमारा यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, 68.57 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से। ये हमारी एवरेज स्पीड थी उस क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न संख्या जो हमसे 18 पूछा गया था कि 2 कारों की गति का अनुपात कितना दिया गया है, 10:11 दिया गया है। ठीक है, यदि पहली कार 10 घंटे में कितना 500 किलोमीटर की दूरी तय करती है तो दूसरी कार की गति क्या होगी, हमें यह बताना है। तो 2 कारें हैं मान लेते हैं, पहली कार का अनुपात और दूसरी कार का अनुपात जो हमें दिया गया उसको भी कंसिडर करते हैं। पहली कार कितना 10 अनुपात दिया गया है, ये गति का अनुपात है, यानी कि ये स्पीड का अनुपात है गति का। फिर ये कितना दिया गया है, ये 11, तो ये 10:11 दिया गया है। ठीक है, अब हमसे कहा गया कि पहली कार 10 घंटे में, यानी कि 10 घंटे में टनास में कितना चलती है, 500 किलोमीटर। तो ये 0 कैंसिल आउट कर देंगे, तो 1 घंटे में कितना चलेगी, यानी कि 1 घंटे में वो 50 किलोमीटर चलेगी। अब इसका मतलब जानते हो क्या हो गया, यहाँ पर दिया गया है 10, यानी कि 10 रेशियो बराबर हमें कितना मिल गया, 50। तो एक रेशियो की अगर हम वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, ये इधर का 1 0 इधर का 1 0 काट देंगे, तो एक रेशियो बराबर हमें 5 प्राप्त हो गया। अब हमें क्या करना है कि दूसरी कार की गति बताना है, तो उसकी गति उसके रेशियो में ही तो होगी, तो ये स्पीड ही तो है। तो इस स्पीड को 11 को हम क्या कर देते हैं, 5 रेशियो से गुणा कर देते हैं, तो 11×5 कितना हो जाएगा, हमें प्राप्त हो जाएगा 55, यानी कि विकल्प बी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, 55 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था ये मेंसुरेशन का था। क्वेश्चन नंबर 19, हमसे कहा गया कि 9 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक गोला है। गोला का मतलब होता है स्फेयर, ठीक है, 3D में जो आता है, जिसकी 3 विमाएं होती हैं, और 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का क्या है, एक सिलेंडर है। सिलेंडर यानी कि हमारा क्या हो जाता है, बेलन। इनमें क्या कहा जाता है, ढाल दिया जाता है, गोले को सिलेंडर में ढाल दिया जाता है। तो सिलेंडर की ऊंचाई क्या होगी, हमको ये बताना है। मान लेते हैं कि थोड़ी देर के लिए कि जो भी गोला हमें यहाँ पर दिया गया है, जिसकी डायमेंशंस दी गई, तो ये कोई गोला रहा होगा, ठीक है, और इसकी त्रिज्या कितनी दी गई है, r बराबर कितना है, 9 सेंटीमीटर यहाँ पर लिखा हुआ है। फिर एक यहाँ पर हम सिलेंडर बनाया, यानी कि एक बेलन बनाया है। अब बेलन बना दिया है तो इसकी ऊंचाई क्या करनी है, हमें बतानी है, हमें पता नहीं है, तो हमको इसको बताना है, ठीक है। अब हम क्या कर लेंगे, इसकी जो त्रिज्या दी गई है वो 3 सेंटीमीटर दी गई, तो हमने यहाँ पर 3 लिख लिया है, 3 सेंटीमीटर। एक बात यहाँ पर कॉमन रहती है, आपको पता होगा कि इनका क्या नहीं बदलता है, इसका वॉल्यूम बराबर इसका वॉल्यूम, वॉल्यूम यानी कि आयतन कभी नहीं बदलता है। पिघला दें या गर्म करके कर दें या मोड़ करके कुछ बना दें, डिज़ाइन कुछ भी चेंज हो जाएगा, लेकिन 3D अगर आकृति है उसमें आयतन बराबर आयतन होता है। तो इसके आयतन का सूत्र क्या होता है कि 4/3 पाई r क्यूब। इसका जो आयतन का सूत्र हो जाता है वो क्या हो जाता है, पाई r² h हो जाता है, ठीक है। इतनी चीज़ें हमको यहाँ पर फाइंड हो गई। अब यहाँ पर देखो, पाई से पाई कैंसिल आउट कर देंगे, ठीक है। अब क्या बचता है यहाँ पर 4/3। अब यहाँ पर जो रेडियस कितनी दी थी, रेडियस हमको 9 दी गई थी, यानी कि त्रिज्या 9 है, तो 9 को क्यूब किया गया है, तो 9 को हम यहाँ पर 3 बार लिख लेंगे, लिख लिया हमने। फिर यहाँ पर r कितना है, 3 दिया गया है, तो r को यहाँ पर 2 बार लिखना है, 2 बार गुणा कर दिया हमने r², तो 3 गुणा 3 गुणा h हमको प्राप्त करना है, जो हमको पता नहीं है, h यहाँ पर हमें बताना है, ठीक है। इतना वाला पोर्शन यहाँ पर कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अब क्या करते हैं, ये वाला 3 × 9
तो हमने क्या कर लिया, तीन, ये यहाँ पर एक 9 बनना था, एक 9 हमने यहाँ पर काट दिया। फिर बचता है 3 एकम 3, 3 तिहाई 9। अब क्या बचा, 4 गुणे 3 गुणे 9, तो कितना हो जाएगा, 4 तिया 12 और फिर गुणा करेंगे 12 9 108। ठीक है, 108 सेंटीमीटर देखो कहाँ पर दिया गया, ये हमारी ऊंचाई हो जाती है बेलन की, बेलन यानी कि हमारा जो सिलेंडर दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये डीआईएस में जो पूछे गए थे क्वेश्चन आपसे कि रेखा आरेख क्या है, पिछले 6 वर्षों में पासपोर्ट कार्यालय द्वारा जारी किए गए जो पासपोर्टों की संख्या को दर्शाता है। ये नंबर ऑफ क्या है, ये पासपोर्ट हैं जो जारी किए गए हैं। ठीक है, अब ये क्या है, कितने वर्षों में, तो ये हमें यहाँ पर ईयर्स दिए गए, ये साल दिए गए हैं, 1 से लेकर के 6 तक साल दिए गए हैं। तो यहाँ पर लिखा गया है कि कितने वर्षों में जारी किए गए पासपोर्टों की संख्या उनके पश्चगामी यानी कि उनके पहले जो वर्ष में जारी किए गए थे उनकी तुलना में अधिक हो गई है, यानी कि ज़्यादा काम कर दिया है, बढ़ गई है पिछले साल के। यहाँ पे क्या करेंगे, हम कंपैरिजन करेंगे, तुलना करेंगे। तो देखो यहाँ पर कितना था, 650 था, 550 था, ये बढ़ गया, कितना हो गया, 650 हो गया। तो यहाँ मामला बढ़ गया, एक बार ये बढ़ा है। ठीक है, फिर यहाँ 200 था, यहाँ पर कितना हो गया, 350 हो गया, तो एक बार यहाँ बढ़ गया है। एक बार यहाँ पर 350 से कितना आपका 700 हो गया, तो यहाँ बढ़ गया। तो कुल कितनी बार बढ़ा है, 1 2 और ये 3 बार बढ़ा है। तो विकल्प डी यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाता है, 3 बार बढ़ा है। बस इस क्वेश्चन में क्या है, भाषा का, लैंग्वेज का गेम है और पेपर आपके बहुत सिंपल हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि बार आरेख हमें दिया गया है, इसमें 6 देशों की बात कही गई। तो ये देखो क्या है, ये कंट्रीज हैं, यानी कि 6 देश हैं, 1 से लेकर के ए से लेकर एफ तक, यानी कि 6 तक। जनसंख्या घनत्व को दिखाता है। अब जनसंख्या घनत्व का ये जो नंबर दिए गए हैं, ये जनसंख्या घनत्व दिखाते हैं, ये वाले नंबर। ठीक है, अब हमसे को क्या कहा जा रहा है कि हमसे कि जनसंख्या घनत्व को प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या के रूप में नापा जाता है। तो जनसंख्या प्रति वर्ग किलोमीटर होती है, वही नापा जाता है। ठीक है, अब हमारा मेन पॉइंट यहाँ से आता है कि देश ए से देश एफ के जनसंख्या घनत्व का अनुपात क्या है, हमें ये बताना है। तो देश ए में कितने लोग हैं, ए में यहाँ पर देखो 50 दिए गए, तो हमने यहाँ पर क्या कर लिया, देश ए हमने 50 कर लिया। ए अनुपात कितना, एफ में कितना दिया गया, देखो यहाँ पर एफ में दिए गए हमें 150, तो 50 का अनुपात 150 से हो गया, ये हमें अब इसका अनुपात हो गया। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें पता है ये 0 से 0 कैंसिल आउट कर देंगे, 5 एकम 5 और 5 तिया 15, 1:3 का अनुपात आएगा, कहाँ पर है, विकल्प डी देखो सही उत्तर हो गया। अब देखो 3:1 भी आ सकता, तो ये एफ अनुपात ए का हो जाएगा। हमसे क्या पूछा है, ए अनुपात एफ का, तो यहाँ भी कंफ्यूजन हो सकता है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर यानी कि प्रश्न संख्या यहाँ पर जो 22 दी गई है उसके परिप्रेक्ष्य में क्या है। एक यहाँ पर दिया गया है पाई चार्ट। पाई चार्ट 1 में क्या गया कि व्यवसाय में 4 भागीदार जो हैं शामिल होते हैं, तो ए में जो कितना वो निवेश करते हैं वो हमें दिखाया गया है। तो यहाँ पर निवेश किया उन्होंने, निवेश जो किया है वो पहले चार्ट में दिखाया गया है, निवेश किया, निवेश कितने में किया है, वो लाखों में किया है, यहाँ पर देखो लिखा है। ठीक है, लाख रुपए में दिखाता है। पाई चार्ट जो दूसरा दिया गया है उसमें साझेदार द्वारा व्यवसाय के लिए कार्य किए गए घंटों की संख्या है। मान लेते हैं वो बंदा काम करता है कितने घंटों में, वो दूसरे बेस पे यहाँ पे दिखाया गया है। अब किसी को लाभ मिलता है तो आपको यहाँ पर एक बात पता हो, यहाँ पे कॉन्सेप्ट में क्लियर कर देता हूँ फिर से, मतलब एक बार कि यहाँ पर हमें जो लाभ मिलेगा तो हमने कितना पैसा लगाया है और कितनी देर काम किया है, 2 बेसिस पे पैसा मिलेगा यहाँ पर, जैसे क्वेश्चन दिया गया है उस हिसाब से। ठीक है, अब अगली बार फिर देखते हैं यहाँ पर क्या दिया गया है कि इस कारोबार में 24 लाख रुपए अर्जित किए गए और इस लाभ का आधा हिस्सा निवेशकों के अनुपात में बांट दिया गया और शेष जो बचा था उसको क्या किया, जो काम किया था, कितने घंटे काम किया गया था उस हिसाब से बांट दिया गया था। ठीक है, अब हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं, सबसे पहले वाली कंडीशन में आते हैं कि कुल 24 लाख यहाँ था। ठीक है, 24 लाख को हम यहाँ पर बांट दिया तो ये 12 लाख हो गए, फिर यहाँ पर कितना हो गया, ये 12 लाख हो गए हैं। इस तरीके से हम यहाँ पर बांट देते हैं 12-12 लाख। अब यहाँ पर हमसे कहा जा रहा है कि डी को कितना लाभ प्राप्त हुआ। अब देखो पहले जो यहाँ पर ये कितना था इन्वेस्टमेंट, यहाँ पर कितना था, ये टाइम के, ये कितना हमने काम किया और यहाँ पर कितना निवेश किया, तो इस हिसाब से हमको मिलेगा। तो डी का यहाँ पर देखो कितना कैपेसिटी डी यहाँ पर दिया गया है 20, तो 12 लाख का यहाँ पर 20% निकालना, प्रतिशत है तो बटे 100 कर देंगे। ठीक है, ये पहली कंडीशन।
ये इतना जोड़ लेंगे पैसा। फिर डी को यहाँ पर कितना मिला, डी कहाँ पर ये है, और डी यहाँ पर अगला कहाँ है, डी यहाँ पर देखो 17 दिया गया है। तो घंटे के हिसाब से काम करेगा, तो यानी कि फिर जो 12 लाख बचता है उसका हम क्या करेंगे, 17% प्राप्त करेंगे। तो देखो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा ये वाला, ये 1 बटा कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो 1/5 जब यहाँ पर हम प्राप्त करेंगे तो ये हो जाता है टोटल, इसको जोड़ देंगे उसी तरीके से इसको जोड़ देंगे। इनको जोड़ने पर हमें प्राप्त हो जाएगा 111.11 प्राप्त हो जाएगा। इसको 25 से फिर क्या कर देंगे, भाग करेंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे तो सीधे सीधे जो हमें प्राप्त हो जाएगा वो 4.44 लाख प्राप्त होगा। तो 4.44 लाख यही हमारा उत्तर आ जाएगा। कुछ नहीं, बस आप इतने वाले पोर्शन को सॉल्व कर लेना। हमारा मकसद सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट बताना है, पूरी कैलकुलेशन करने चलेंगे तो क्लास बहुत ही लंबी हो जाएगी। ये क्वेश्चन आपके यहाँ पर खत्म होते हैं। उम्मीद है कि आपको ये क्लास या क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे, और आपको क्या नहीं समझ में आया है, आपको क्या यहाँ पर दिक्कतें फेस करनी पड़ी हैं, तो आप अगर हमें कमेंट करके बताते हैं तो मैं प्रयास करूँगा कि मैं आपकी पूरी मदद कर सकूँ। जो भी आपको चीज़ें यहाँ पर दिक्कतें हो रही हैं क्लास को समझने में, क्वेश्चन को समझने में। मिलते हैं आपको अगले सेशन में, और बाकी की जो सारी क्लासेस जो हैं वो आपको चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। हिंदी की हो गई, मैथ की हो गई, तो ये सारी क्लासेस जो हैं आपके प्रीवियस ईयर्स की वो आपको चैनल पर मिल जाएंगे।